दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सत्ता का सिस्टम हिला हुआ है और इस कदर यह सिस्टम हिला हुआ है, जिस हिले हुए सिस्टम के सहारे न तो मोदी का आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है और न ही अमित शाह की वो चाणक्य नीति का कहीं दर्शन हो रहा है। लेकिन इस सिस्टम को, इस हिले हुए सिस्टम को और ज्यादा हिलाने की बुनियाद भी रखी जा रही है, उसकी बिसात भी बिछाई जा रही है। और इस हिले हुए सिस्टम को हिलाने का काम न तो राहुल गांधी कर रहे हैं, ना अखिलेश यादव कर रहे हैं, ना नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं, और ना ही इस हिले हुए सिस्टम को हिलाने का काम उद्धव ठाकरे, शरद पवार कर रहे हैं, ना ही ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। दरअसल ये हिला हुआ सिस्टम भारतीय जनता पार्टी का और संघ का सिस्टम, और एक ऐसा सिस्टम जिसने इस देश में चुनावी हिंदुत्व को देश की तमाम बुनियादी जरूरतों के ऊपर लाकर बिठा दिया था और हर समस्या का निदान सांप्रदायिकता की आड़ लेकर ढूंढा जा रहा था। और उस सांप्रदायिकता से आगे बढ़ते हुए जब जनता अपने मुद्दों पर वापस आने लगी तो सिस्टम तो हिलना ही था। लेकिन इस हिले हुए सिस्टम को तीन राज्य पूरी तरह से झकझोरने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और इन तीन राज्यों को अगर आप देखें तो साफ दिखाई दे रहा है कि बस 2024 किसी तरह बीत जाए, नरेंद्र मोदी सरकार यही चाहती है। लेकिन 24 बीतते बीतते क्या भारतीय जनता पार्टी उसी स्वरूप में दिखाई देगी जिस स्वरूप में आप देख रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी पर संघ की ग्रिप जैसे आज ढीली दिखाई देती है, या जैसे आज से 6 महीने पहले ढीली दिखाई देती थी, क्या वो ग्रिप आगे भी ढीली रहेगी? नागपुर इस बारे में मानने के लिए तैयार नहीं है, दिल्ली इस बारे में संघ को लूप होल देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन संघ की ग्रिप बढ़ती कब है? संघ की ग्रिप तभी बढ़ती है जब भारतीय जनता पार्टी का सिराजा बिखरना शुरू होता है। आरएसएस की बुनियाद तभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर मजबूत होती दिखाई देती है जब सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसकी जड़ें कमजोर होने लगती है। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो या नरेंद्र मोदी हो, सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ अक्सर संघ टकराव नहीं लेता। लेकिन यह देश ऐसी परिस्थितियों को पैदा कर रहा है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी से भी टकराव मोलने की स्थिति में नहीं है। ना तो राजनीतिक टकराव, ना ही अपने संगठन से टकराव, ना ही अपने अनुसांगिक संगठनों से टकराव। और इस देश की जनता के साथ सत्ता के टकराव की जो एक नई रवायत शुरू हुई थी, उस रवायत पर जब इस देश ने 4 जून को विराम लगा दिया, गठबंधन के दौर में, उस सुनहरे दौर में इस देश को वापस लौटा दिया जिस सुनहरे दौर ने इस देश की जीडीपी की विकास गाथा लिखी थी। लेकिन आज तीन तीन इलाकों के 3 राज्य, उत्तर, पश्चिम और पूरब के 3 राज्य, जी हां, वैसे 3 राज्य जिसने भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सफलता में 4 चांद लगा दिए थे, उस 3 राज्य में अब जिस प्रकार की राजनीतिक संधियां हो रही है, जिस प्रकार से बिसात बिछ रही है, जहां राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, जहां उद्धव ठाकरे पहुंच रहे हैं, जहां हेमंत सोरेन पहुंच रहे हैं, और इन सब से आगे बढ़कर किसान दिल्ली पहुंचने के लिए सत्ता परिवर्तन का इंतजार इनमें से एक राज्य में कर रहे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हिंदुस्तान की सियासत किस दिशा में अब बढ़ चली है। मैं 3 चुनावी राज्यों का जिक्र कर रहा हूं। महाराष्ट्र, जहां 48 लोकसभा सीटें हैं, 288 विधानसभा सीटें हैं। हरियाणा 10 लोकसभा सीटें हैं, और इन 10 लोकसभा सीटों के अंतर्गत 90 विधानसभा सीटें आती है। और इसके आगे बढ़कर देखें तो झारखंड, जहां 14 लोकसभा सीटें हैं और 81 विधानसभा सीटें हैं। कुल मिलाकर 72 लोकसभा सीटों वाला एक ऐसा इलाका, जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की खुद की जड़ कभी मजबूत नहीं रही। ये अलग बात है कि कहीं देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, तो कहीं मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी के नेतृत्व में, तो कहीं बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में अलग अलग समय पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने में कामयाबी जरूर हासिल की। लेकिन छोटा नागपुर कभी नागपुर नहीं बन पाया। यूं कहें कि नागपुर भी कभी नागपुर नहीं बन पाया। भारतीय जनता पार्टी के सपनों का नागपुर तो कभी नागपुर बन नहीं पाया। और हरियाणा, छोड़ ही दीजिए उस मिजाज को जो भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप चला जाए। इसलिए भी नहीं जा सकता कि वहां उस चुनावी हिंदुत्व की गुंजाइश नहीं है जिस चुनावी हिंदुत्व के सहारे सर्वखाप पंचायत को अपने ढांचे में ढाला जा सके। विशेष प्रकार की परिस्थितियों में सत्ता आ गई थी,
लेकिन वो सत्ता किसान राजनीति के लिए जाने जाने वाले हरियाणा में ज्यादा दिनों तक टिकनी नहीं थी। वहां गुजरात मॉडल नहीं चलना था। तो जब गुजरात मॉडल नहीं चलना था, क्या फर्क पड़ता है कि मनोहर लाल खट्टर रहे या नायब सैनी रहे? चुनाव तो जमीन पर लड़ा जाएगा। चुनाव महिला पहलवानों की अस्मिता के सवाल पर लड़ा जाएगा। चुनाव किसानों के मूलभूत समस्याओं के, उनकी एमएसपी गारंटी और स्वामीनाथन फॉर्मूले के मुद्दे के आधार पर लड़ा जाएगा। सड़कों पर कील उगाने के लिए और उनके साथ हरियाणा की जनता खड़ी हो जाएगी, ये कतई नहीं होने जा रहा। लेकिन बात यदि झारखंड की हम करें तो झारखंड में साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग करने के लिए तो संघ भी अब तैयार नहीं दिखता है। ये वही राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग मुख्यमंत्री को पिछले चुनाव में एक निर्दलीय भाजपा से निकले हुए एक सम्मानित नेता सरयू राय ने हरा दिया था। एक निर्दलीय के हाथों एक मुख्यमंत्री की हार रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एग्जाम्पल है भारत की राजनीति में, लेकिन वो हुआ और वो झारखंड ने कर दिखाया। आज की तारीख में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के पास उधार का नेतृत्व है। जी हां, उधार का नेतृत्व, क्योंकि बाबूलाल मरांडी कब की पार्टी छोड़ चुके थे, अब वो पार्टी में वापस आ चुके हैं। अर्जुन मुंडा दिल्ली रुखसत हो चुके थे और दिल्ली की रुखसती राज्य में उनकी वापसी की बुनियाद तैयार करती हुई दिखी नहीं। और लोकसभा चुनाव में तो मिट्टी पलीद होती होती रह गई पूरे झारखंड में, कुछ सीटों पर हो भी गई। तो आज की तारीख में यदि हम आदिवासी अस्मिता की बात करें, आदिवासियों को वनवासी कहकर एक अलग तरह के नैरेटिव में ढालने और उनके मूलभूत सवालों से जी चुराने, पेशा कानून को लेकर लड़ रहे आदिवासियों के सवाल पर सरकार की तरफ से गोलमोल जवाब दिए जाने और इन सब से आगे बढ़कर झारखंड की प्राकृतिक संपदा का दोहन करने की मानसिकता के साथ सत्ता नहीं चल सकती। एक छोटा उदाहरण देता हूं, झारखंड में नरेंद्र मोदी सरकार के विकास मॉडल का गोड्डा में एक पावर प्लांट लगा, झारखंड के गोड्डा में, और उस पावर प्लांट के लिए हजारों एकड़ जमीन एक्वायर की गई। उस पावर प्लांट में प्लांट अडानी का, कोयला ऑस्ट्रेलिया का, बिजली बांग्लादेश को दी जाएगी, पैसा कमाएगा अडानी समूह। झारखंड को क्या मिलेगा और क्या मिल रहा है उस पावर प्लांट से? झारखंड को मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी प्रदूषण। यही मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का। एक ऐसा विकास मॉडल झारखंड को दिया गया जिससे झारखंड के लोगों को प्रदूषण के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। तो क्या इस विकास मॉडल के साथ लोग चलने के लिए तैयार हैं? हेमंत सोरेन की सत्ता में वापसी हो चुकी है। और इन दोनों से आगे बढ़कर देखें तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सामने व्यूह रचना की, जिस प्रकार से एनसीपी और शिवसेना के खंड खंड होने के बावजूद शिवसेना शरद पवार, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट ने कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव में जो बिसात बिछाई, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से खतरे की घंटी है। अब तो राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं, यात्रा करने वाले हैं, और उनकी यात्रा में महाराष्ट्र में शिवसेना की भी भागीदारी होगी, यानी संजय राउत, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे भी होंगे, तो उनकी यात्रा में शरद पवार और सुप्रिया सूले भी होंगी, कांग्रेस के तमाम लोग होंगे। और इस सियासत को यदि आगे बढ़कर देखने की कोशिश करें तो साफ दिखता है कि इस देश के अर्थतंत्र में सबसे ज्यादा मजबूत भूमिका निभाने वाले राज्य महाराष्ट्र, जिसमें एक तरफ विदर्भ का सूखा है तो दूसरी तरफ मुंबई का ग्लैमर है, एक तरफ कोंकण की वादियां हैं तो दूसरी तरफ सड़कों पर दूध और प्याज फेंकने के लिए मजबूर होने वाले किसान और कृषक समाज के लोग हैं। यही महाराष्ट्र का भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के दौर का वो विकास मॉडल है जिसने पूर्व से चली आ रही ऐसी प्रथाओं का अंत करने की बजाय उसे अपनी तरफ से बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। एक्सप्रेसवे बन रहा है, क्या प्याज फेंकने के लिए एक्सप्रेसवे बन रहा है? उस एक्सप्रेसवे के माध्यम से किसानों को क्या मिल रहा है? उस एक्सप्रेसवे के माध्यम से विदर्भ के लोगों को क्या मिल रहा है? मराठवाड़ा को क्या मिल रहा है? मेहनतकश आवाम को क्या मिल रहा है? कोंकण और मुंबई को क्या मिल रहा है? पुणे बारामती को क्या मिल रहा है? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मराठी अस्मिता के सवाल पर मराठी मानुष कभी समझौता नहीं करता। मराठी अस्मिता का सवाल इतना भावना प्रधान
सवाल बन गया है, जहां मनोज जारंगे पाटिल के आंदोलन से उत्पन्न परिस्थितियों ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व को एक्सपोज करके रख दिया। वो चुनावी हिंदुत्व जिसकी जड़ें पूरी तरह से कभी महाराष्ट्र में जमी नहीं, वो चुनावी हिंदुत्व जिसने आरएसएस की जन्मस्थली माने जाने वाले राज्य में भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा करके रख दिया, और वो चुनावी हिंदुत्व जिस चुनावी हिंदुत्व के पर्यायवाची के तौर पर मराठी मानुस गुवाहाटी मॉडल के राजनीतिक खेल को देखने पर मजबूर हो गया, और वो चुनावी हिंदुत्व जिस चुनावी हिंदुत्व में चेहरा गुजरात लॉबी का लगा हुआ था और महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट उठकर गुजरात जा रहे थे। इस हालात में जनमत तो बदलना ही था, और मिजाज जब बदल रहा था, लोगों की वे ऑफ थिंकिंग बदल रही थी, सोचने समझने का ढर्रा बदल रहा था, उस वक्त महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सदारत वाली, उनके नेतृत्व वाली सरकार, जेपी नड्डा की भाजपा कहने पर निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों को हंसी आएगी कि भारतीय जनता पार्टी में दरबान को मालिक बताकर पेश करने की आखिर ये पत्रकारों की कौन सी रवायत है। लेकिन हम मजबूर हैं, जब तक वो भाजपा के अध्यक्ष हैं हमें उनकी भाजपा कहनी ही होगी। लेकिन सत्ता के अंदर जो रवायत चल रही है, उस रवायत के साथ मराठी मानुस का मिजाज मेल नहीं खाता। बिल्कुल उसी तरह से जैसे झारखंड की आदिवासी अस्मिता भाजपा के चुनावी हिंदुत्व के साथ मेल नहीं खाती, बिरसा मुंडा की विरासत जैसे मेल नहीं खाती, संथाल चेतना जैसे मेल नहीं खाती, जैसे हरियाणा का किसान आंदोलन और हरियाणा का मिजाज, खेती किसानी वाले राज्य का मिजाज भारतीय जनता पार्टी के साथ मेल नहीं खाता, उस परिस्थिति में कहीं पेपर लीक, कहीं नीट का एग्जाम दोबारा कराने की कवायद, कहीं किसानों का मसला, कहीं महिला पहलवानों का मसला, कहीं आदिवासियों का मसला, कहीं ओल्ड पेंशन का मसला, कहीं जाति जनगणना और आरक्षण का मसला, कहीं मराठा आरक्षण का मसला, ये सारी चीजें जब एक साथ आकर मिल जाती है तो उस परिस्थिति में भूल जाइए कि कौन राहुल गांधी है और कौन उद्धव ठाकरे हैं, कौन शरद पवार है, कौन नरेंद्र मोदी है, कौन अमित शाह है और कौन मनोहर लाल खट्टर, हेमंत सोरेन और नायब सैनी है। अब जनता मुद्दों के आधार पर वोट कर रही है, और मुद्दों के आधार पर ही लचर संगठन के सहारे चुनाव लड़ रहे कांग्रेस को लोगों ने 99 तक पहुंचा दिया। इंडिया गठबंधन को 234 तक लोगों ने बहुत बड़ी चुनावी तैयारी के बिना पहुंचा दिया। तो आज की तारीख में जो जिन तीन राज्यों ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी नरेंद्र मोदी को सत्ता तक पहुंचाने में, 2014 में भी 2019 में भी, उन तीन राज्यों ने भारतीय जनता पार्टी से मुंह मोड़ लेने का जो प्लान बनाया है, वो मुंह मोड़ लेने का प्लान यदि जनमत में तब्दील हो गया अक्टूबर नवंबर में, तो तय मानिए नीतीश कुमार और नायडू भी मुंह फेरने में देर नहीं करेंगे। नीतीश कुमार और नायडू उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिस दिन मराठी मानुस अपना जन्मत सुना दे, जिस दिन हरियाणवी समाज अपना जन्मत सुना दे, और जिस दिन झारखंड की जनता अपना जनमत सुना दे। और उस जनमत के बाद जिस प्रकार की कवायद दिल्ली में होनी है, और उस कवायद के लिए जिस तरह से गुजरात लॉबी पहले से मुकाबले की सूरत बनाती दिख रही थी, वो इस बार जमीन पर नहीं दिख रहा है, तो इसके पीछे यही माना जाना चाहिए कि अब सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास बहुत विकल्प नहीं बचे हैं। अब सांप्रदायिक राजनीति के लिए बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं बची है। महाराष्ट्र में तो वैसे कभी हो नहीं सकती थी, हरियाणा में उसकी बुनियाद रखने की कोशिश कुछ शरारती तत्वों के द्वारा नूह और मेवात से की गई, लेकिन हरियाणा के जनमत ने उसे वहीं कुचल दिया। और झारखंड में सियासत का मिजाज ही सांप्रदायिकता को प्रश्रय देने वाला नहीं है। झारखंड का मिजाज एक अलग तरह की सामाजिक सांस्कृतिक रचना के लिए जाना जाता है। वहां उलगुलान की बातें होती है, और उलगुलान यदि राजनीतिक तौर पर हो तो तय मानिए कि गोड्डा में पावर प्लांट का प्रदूषण राजनीतिक प्रदूषण से कहीं कम खतरनाक हो या ना हो, राजनीतिक प्रदूषण को खत्म करने की दिशा में जनता को मोड़ने के लिए एक बहुत बड़े उत्प्रेरक का कैटलिस्ट का काम करने जा रहा है। सियासत बदल चुकी है। राहुल गांधी अब पप्पू नहीं, राहुल गांधी अब जननेता के रूप में आ गए हैं। ठीक इसी तरीके से अखिलेश यादव मजबूत हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारका से पुरी तक 4 राज्यों में सिमटती हुई दिख रही है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे
हिंदुत्व के कॉरिडोर को बनाती हुई दिख रही है, जिस कॉरिडोर के उत्तर में मंडल राजनीति है, तो जिस कॉरिडोर के दक्षिण में एक अलग तरह की एक ऐसी बेहद खूबसूरत क्षेत्रीय अनेकता को समेटे हुए विषमताओं से पार पाने की सामाजिक आंदोलनों की एक ऐसी पृष्ठभूमि है जहां उस चुनावी हिंदुत्व के लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं बचती है। थोड़ी बहुत जगह मिल गई थी, लेकिन उस चुनावी हिंदुत्व के आश्रय नहीं, कुछ दूसरे मुद्दों के सहारे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इस बात के लिए तो विपक्ष जरूर धन्यवाद देगा कि कम से कम सतपुड़ा के विंध्य के दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी बिसात को कमजोर करने में, बीजेपी की भूमिका को एक तरह से खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व की नीतियों ने जो भूमिका निभाई, वो दक्षिण में भी उतनी ही प्रभावी रही जितनी मंडल राजनीति के केंद्र उत्तर में रही। सफलता यूपी में मिल गई थी, लेकिन यूपी की सफलता बालू के भीत पर खड़ी थी, जो लोकसभा चुनाव में भरभरा कर गिरती दिखी। आने वाले वक्त में देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन ये तीन राज्य नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पूरे पॉलिटिकल स्क्रिप्ट को एक तरह से उलट देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वो पॉलिटिकल स्क्रिप्ट, जिस पॉलिटिकल स्क्रिप्ट को कॉरपोरेट के चंदे के दम पर, कॉरपोरेट के पैसे के दम पर 2013-14 के दौर में इस तरह से एक बड़े ब्रांड के रूप में, एक बड़े उत्पाद के रूप में आम जनता तक पहुंचाया गया, जिससे लोगों को लगा सारी समस्याओं का समाधान यही है। लेकिन समाधान जब खुद में समस्या बनने लगे तो जनता समस्याओं में जीने की आदी रही है। अब और समस्या को अपने सर पर रखने के लिए वो तैयार नहीं होती। शायद महाराष्ट्र ने लोकसभा चुनाव का नतीजा इसी रूप में सुनाया। झारखंड सुनाते सुनाते रह गया, जो विधानसभा चुनाव में सुनाने की तैयारी कर रहा है। और हरियाणा एक अलग तरह का मिजाज, जहां के मुख्यमंत्री एक जमाने में, और मुख्यमंत्री के दावेदार नेता एक जमाने में गवर्नर का गिरबान पकड़ने की हद तक पहुंच जाते हो। उस राज्य को कोई व्यक्ति सांप्रदायिकता का डर दिखाकर, किसी दूसरे समुदाय का डर दिखाकर अपनी सियासी गोटियां तो नहीं सेक सकता। अलग अलग मिजाज जरूर है, अलग अलग रंग रूप जरूर है, लेकिन राष्ट्रीय एकता और राजनीति के मुद्दों पर इन तीनों राज्यों में जिस प्रकार की जागृति है, उस जागृति ने चुनावी हिंदुत्व की संभावनाओं को खत्म सा कर दिया है। और यही नरेंद्र मोदी और अमित शाह की असली और बड़ी चुनौती है। देखते हैं चुनौती से वो पार पाते हैं या चुनौतियों के बाद मैदान छोड़ देते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।